Hello everyone, welcome this wonderful platform of Biology Adda. Myself AK Sinha, your biology mentor. तो all my dear friends, I hope you are doing great. So everyone, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दैट इज सेल, जो कि आपके क्लास 9th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। हाँ तो फ्रेंड्स कहें तो एक प्रकार से ये आपके बोले तो बायोलॉजी का एक बेसिक है, जिसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स आप एक बात समझेंगे कि इसमें हम लोग सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है सेल थ्योरी, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है आखिर सेल होते क्या है, तो समझते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं सेल का, तो बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि क्या होता है सेल, क्या होता है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग बीइंग। यानी जितने भी लिविंग होते हैं उनके बॉडी क्या होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है। बहुत ही बेसिक इसका डिफिनेशन है, हर एक बच्चे को पता होती है। नेक्स्ट अगर आप इसे और डिफाइन कर सकते हो, इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब भी बेसिक ही होता है फ्रेंड्स, ठीक ना। फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है। अब देखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक यूनिट, जैसा कि हमने बताया फंडामेंटल मतलब बेसिक होता है। फिर यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी क्यों बोलेंगे, क्या रीजन है कि सेल को आप बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी बोलेंगे। चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है एक दीवार है, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या है एक दीवार है। अब यहाँ पर जो दीवार है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक एक ईंट लगे हुए हैं, एक एक ब्लॉक लगे हुए हैं, एक एक ब्लॉक क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स क्या बन रहा है, तो एक दीवार बन रहा है, एक वॉल बन रहा है। यानी कि आप देख पा रहे हो, अगर हम बात करें दीवार की एक सिंगल यूनिट की, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको ब्रिक मिलेगा, क्या मिलेगा, एक ब्लॉक मिलेगा। सेम हमारा बॉडी भी क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और फ्रेंड्स उसी यूनिट को हम लोग सेल कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते क्यों हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एक और बात ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि अगर सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो आप उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आप उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात रहा कि साइटोलॉजी क्या है, तो हमने तो आपको बता दिया कि साइटोलॉजी होता क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर बात आता है कि साइटोलॉजी के फादर कौन है, साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो फ्रेंड्स साइटोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं रॉबर्ट हुक साहब, रॉबर्ट हुक। यानी साइटोलॉजी के फादर कौन है फ्रेंड्स, तो साइटोलॉजी के फादर है रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो साइटोलॉजी टर्म है दिया किसने था, तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे कि द टर्म साइटोलॉजी was coined by हार्टविग। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो साइकोलॉजी टर्म है इसको किसने दिया था, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हार्टविग। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होता है, बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, और हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और क्यों होता है हमने आपको एग्जाम्पल के साथ भी दिखा दिया। फिर हमने आपको ये बताया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन के स्टडी को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, और इसके फादर रॉबर्ट हुक हैं, और ये जो साइकोलॉजी टर्म है इसको हार्टविग ने दिया था। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते फ्रेंड्स आगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि फ्रेंड्स सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, क्या साइकोलॉजी और सेल बायोलॉजी में कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है? हाँ तो बिल्कुल डिफरेंस है। हमने साइकोलॉजी में स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की थी, लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर बात करेंगे ना सेल बायोलॉजी में, तो इसमें थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का है। अब देखिए एडवांस लेवल का कैसे है, तो सेल बायोलॉजी में क्या कहते हैं, तो समझेंगे इसके डेफिनेशन को। इट इज a study of a structure, function, a structure, function, a reproduction, a structure, function, reproduction, genetics, as well as biochemistry of the सेल। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम लोग सेल बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपको हम बता दें कि सेल बायोलॉजी जो है
सेल बायोलॉजी जो है वो साइटोलॉजी के बराबर नहीं है, यानी कि सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी का साइनोनाइम्स नहीं है। ठीक है, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यानी कि अगर सेल के बेसिस को लेकर के बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के टाइप की, तो फ्रेंड्स दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। एक जिसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक बोलेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपको ये बात जाननी है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। सिंपल से एक बात जानिए, यानी कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म which are made up of single cell, made up of single cell like amoeba। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो सिंपल सा बात को समझिए, ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जो कि केवल और केवल एक सेल के बने होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने आपको दे दिया अमीबा हो जाएगा, फिर वैसे ही आपके ये बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? बैक्टीरिया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। फिर वहीं पर अगर बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो फ्रेंड्स देखिएगा मल्टी का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा ये जो मल्टी होता है ना फ्रेंड्स, मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब होता है मेनी। तो बात यहाँ पे ये आती है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than one cell, more than one cell। ठीक ना फ्रेंड्स, यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो बॉडी होता है वो एक से अधिक सेल के बने होते हैं, एक से अधिक सेल के बने होते हैं, उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एज एग्जांपल हम खुद को एग्जांपल ले सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है फ्रेंड्स, ह्यूमन भी क्या है? एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दिया गया है। आपको ध्यान से समझना है कि एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर का, तो फ्रेंड्स देखेंगे एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, यानी कि फ्रेंड्स एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल और केवल एक सेल पाया जाता है। फिर अगर मल्टीसेलुलर में बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी उनका जो बॉडी होता है उसमें एक नहीं, दो नहीं, जबकि बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। हाँ दोस्त, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिंगल सेल के अंदर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगल सेल के अंदर होता है। बट अगर बात करते हैं मल्टी सेलुलर में, तो देखेंगे अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर वही हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अलग अलग जो सेल होते हैं अलग अलग फंक्शन को करते हैं, ना कि एक सेल है वो पूरे बॉडी के फंक्शन को करता है, नहीं फ्रेंड्स। तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक ना। जबकि यूनिसेलुलर में एक तो सेल होता ही है और वही सेल क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज करनी है वही उसी को ही करना पड़ता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, तो देखेंगे देयर आर नो डिवीजन ऑफ लेबर एज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। बात को समझेंगे फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग काम को नहीं बांटा गया रहता है। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं आपका फैमिली है, फैमिली में पिताजी हैं, माँ है, बहन है, भाई है। अब मान लेते कोई काम करनी है, तो आप पिताजी का अलग काम हो गया, माताजी का अलग काम हो गया, भाई का अलग काम हो गया, आपका काम अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आपका घर है, उसमें आप सिंगल हैं, अकेले ही हैं। अब एक बात, आप किसको काम बांटोगे? किसी को तो बांट नहीं सकते ना। आपको जितने भी वर्क होंगे स्वयं करने होंगे, चाहे वो आपका कपड़ा धुलने का हो तो स्वयं करना होगा, चाहे वो खाना बनाना हो तो स्वयं करना होगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, जितने भी एक्टिविटीज हैं उसको आपको अकेले करना पड़ रहा है। ठीक वैसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको भी क्या करना होता है, तो अगर सिंगल हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो उनको जितने भी एक्टिविटीज होती हैं उनको अकेले ही करना पड़ता है, मतलब कि उनके काम का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं हम डिसाइड बात करते हैं इसके, जो कि है मल्टी सेलुलर, तो फ्रेंड्स देखेंगे सेल एस्पेलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी सो दैट देयर इज अ लेवल विद इन सेल। ध्यान से समझेंगे, अगर मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक ना। तो उनका क्या होता है, अलग अलग काम बटा होता है, अलग अलग काम बटा होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ठीक ना फ्रेंड्स। वही मल्टी सेलुलर की बात हुई। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिएगा
जो नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल, इसको आप समझिएगा। यानी कि अगर सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें रिप्रोडक्शन होती है तो कैसे क्या होती है आपको समझना है। जैसे देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक सेल है, ये सेल डिवाइड हो गया, सॉरी सेल नहीं एक ऑर्गेनिज्म है, ये डिवाइड हो गया तो देखिएगा दो हिस्सों में बट गया। बात को समझेंगे, जब दो हिस्सों में बट गया तो हुआ यही कि ये जो पेरेंट है ये क्या हो चुका है, यही दो प्रोजेनी में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोजेनी क्या होता है आपको आगे बताएंगे। यानी एक जो ऑर्गेनिज्म था उसका बॉडी दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपने क्या देखा कि जो सिंगल सेल था वही दो सेल में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि पूरी तरह वो जो सिंगल सेल था उसको कंज्यूम कर लिया गया। उसको पेरेंट्स बोलेंगे तो पेरेंट्स क्या हो गया, पूरी तरह कंज्यूम हो गया। ठीक ठीक है फ्रेंड्स। ओके, एक और बात समझेंगे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसको जनरली इमोर्टल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जनरली इमोर्टल कहते हैं क्योंकि उनका नेचुरली डेथ होता नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं अमीबा को ही ले लेते हैं, तो अमीबा का जो बॉडी होता है डिवाइड होगा, तो एक अमीबा है तो डिवाइड होगा तो दो बन जाएगा, यानी कि अब पेरेंट तो बच्चा ही नहीं है जिसका डेथ हो। सो दैट जनरली क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब लिविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब बात समझेंगे ओनली फ्यू सेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। देखिएगा, लेकिन अगर मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में कुछ ही सेल भाग लेते हैं। सो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन में जो से जैसे कि ओवम एस्पर्म होते हैं ना, वही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अब वो कुछ सेल्स कौन है जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, यानी कि जर्म सेल ही है जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट है कि द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, यानी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल लाइफ स्पेन होता है। अब लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स समझेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ हुआ, बर्थ से नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, जनरली क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली मल्टीसेलुलर, अगर वहीं पर बात करेंगे द लाइफ स्पेन ऑफ इंडिविजुअल इज लॉन्ग, यानी कि इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर लाइफ स्पेन विल बी लॉन्ग एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर का जो लाइफ स्पेन होता है वो लंबा होता है। जैसे कि सपोज करते हैं हम ही लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, मिनिमम अगर सर्वाइव करते हैं तो 60 टू 70 ईयर्स जनरली होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई फ्रेंड्स, वो 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि एक सेल है वो 20 मिनट्स में ही वो कन्वर्ट हो जाता है दो सेल में। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि आपको बात इतना समझ में आई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ द सेल की, कि आखिर सेल कैसे डिस्कवर हुआ था। फ्रेंड्स देखेंगे, आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये एक माइक्रोस्कोप है फ्रेंड्स। क्या है, ये एक माइक्रोस्कोप है। अब पूछा जाए कि बताइए ये किसका माइक्रोस्कोप है, तो फ्रेंड्स ये माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट हुक साहब का। किसका है, तो ये माइक्रोस्कोप है रॉबर्ट साहब का। ठीक है ना, किसका माइक्रोस्कोप है जी, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है। इन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया। तो फ्रेंड्स बात को समझेंगे, डिस्कवरी आखिर कैसे हुई थी। सपोज देखिए क्या होता है, सपोज तो करना नहीं है, बात को जाननी है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो रॉबर्ट हुक साहब ने कहानी की तरह, आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा डिस्कवरी याद हो जाएगी। ये दावे के साथ कहते हैं फ्रेंड्स, डिस्कवरी आपको याद हो जाएगी तो हो जाएगी। बात को समझिएगा, हुआ क्या था कि जो रॉबर्ट हुक साहब हैं अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक्चुअली लेंस बनाने वाले कौन थे, लेंस बनाने वाले कमरे में बैठे हुए थे। ठीक है। अब क्या हुआ, उनके दिमाग में एक बात आई। अब देखिएगा, उनके दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है कि जो लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, जो आयुर्वेदिक दवा होता है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्क एस्टॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉर्क एस्टॉपर बोलते हैं। तो जनरली क्या हुआ था, कॉर्क जो एस्टॉपर है ना, इनके दिमाग में आया कि चलो देखते हैं कि इसमें दिखता क्या है। तो फ्रेंड्स जनरली उन्होंने क्या किया, तो देखिए कुछ ऐसा था। ठीक ना, देखिए जैसे देखिए होता है नहीं है, ऐसे होता है। मान लेते हैं ये कोई कंटेनर हो गया, ठीक है, ये कंटेनर हो गया, कंटेनर में ढक्कन लगा होता है। ठीक है, ये ढक्कन लगा हुआ है, चलिए ये ढक्कन लगा हुआ है। अब क्या क्या, इसी ढक्कन को यानी कि जो एस्टॉपर है इसको उन्होंने निकाला, और निकाल करके क्या किया, तो उसको एकदम बहुत ही बारीक यानी कि बहुत ही पतला काट लिया, बहुत ही पतला काट लिया। और फ्रेंड्स काटने के बाद क्या किया, तो आपको पता है ना, जो माइक्रोस्कोप होता है ना फ्रेंड्स, उसका एक स्लाइड होता है, माइक्रोस्कोप का स्लाइड होता है, उसके ऊपर इन्होंने इस टुकड़े को रखा, इसके ऊपर रखा, स्लाइड के ऊपर रखा। और माइक्रोस्कोप से जब आपने बना हुआ माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको पता है क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, इनको दिख रहा है कुछ इस प्रकार की संरचना। ये संरचना क्या दिख रही है, तो फ्रेंड्स ये है हॉनी कॉम्ब लाइक,
हनीकॉम्ब। सो फ्रेंड्स, ये हनीकॉम्ब का मतलब सॉरी, हनीकॉम्ब का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो जब देखिए, जब उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को काट करके माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रख करके जब उन्होंने देखा, तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दिख रहा है ना। अब क्या हुआ, जब उन्होंने इसे देखा तो उनको बहुत छोटे 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 कंपार्टमेंट दिख रहे थे, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे थे। तो फ्रेंड्स, पता है उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या कहा? उन्होंने इस कंपार्टमेंट को कहा सेलुला। क्या कहा फ्रेंड्स? सेलुला या सेला। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सेला क्या है? तो एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है फ्रेंड्स? तो एक लैटिन वर्ड है। क्या फ्रेंड्स? एक लैटिन वर्ड है। अब जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेला का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल रूम होता है। यानी कि जब उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को काट करके उसमें जब उन्होंने देखा था, तो उनको छोटे 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 कमरे दिख रहे थे, छोटे छोटे कमरे दिख रहे थे। और कैसी संरचना दिख रही थी? हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना दिख रही थी। तब उन्होंने उस जो खोखले हिस्से है ना, हॉलो स्ट्रक्चर है ना, उसको उन्होंने सेलुलर या सेला कहा। जिसे फ्रेंड्स आज हम क्या करते हैं, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है फ्रेंड्स, बात यही आती है कि सेल टर्म किसने दिया? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो सेल टर्म है, टर्म जो सेल है, किसने दिया था? तो टर्म सेल को दिया था, टर्म सेल कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। यानी कि जो टर्म है ना, जिसको आप सेल कह रहे हो, इसको देने वाला साइंटिस्ट कौन है? रॉबर्ट हुक है। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे बात को पूरा ऑब्जर्व करते हैं और इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके। देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द सेल गोज टू ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। यानी कि सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी का जो श्रेय है, क्रेडिट किसको जाता है? तो एक साइंटिस्ट हो जाता है जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। अब यहाँ पे एक बात पूछी जाएगी कि रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। 1665 में डिस्कवरी की थी। अब फ्रेंड्स समझिए, ही डिस्कवर्ड कॉर्क सेल। उन्होंने किस सेल की डिस्कवरी की? कॉर्क सेल की। खांसी हो गई। ही डिस्कवर्ड कॉर्क सेल इन 1665 में, यानी कि 1665 में उन्होंने कॉर्क सेल को डिस्कवर किया था बाय हिज ओन माइक्रोस्कोप। हाँ जी फ्रेंड्स, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया था? तो सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, अब देखिएगा, व्हेन ही एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ही सॉ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग 10 कंपार्टमेंट एंड कॉल्ड देम सेलुला, या जिसे आप क्या कह रहे हो? सेल कह रहे हो, जो कि हमने आपको इस डायग्राम में बताया था। यानी कि उन्होंने क्या किया, लकड़ी का जो कॉर्क है उसको काट करके स्लाइड पर रखा तो उन्होंने हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी, और जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, जिससे उन्होंने सेलुला कहा, जिसे हम सेल कहते हैं, यानी स्मॉल रूम कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे एक बात कहा जाए, तो जो रॉबर्ट हुक है, जो रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया? तो देखिएगा, इन्होंने डिस्कवरी किया, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सबसे पहले कॉर्क सेल। और ये कॉर्क सेल डिस्कवर किए थे तो कैसा सेल था? डेड सेल था, यानी कि डेड प्लांट सेल। डेड प्लांट सेल, यानी कॉर्क सेल क्या था? डेड प्लांट सेल था। ठीक ना। ओके, एक और बात ध्यान समझेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो और ऑब्जर्व करो, क्या इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना फ्रेंड्स। आपको बस क्या दिख रहा है? बस इसका दीवार दिख रहा है। क्या फ्रेंड्स दिख रहा है? इसका वॉल दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल वॉल। और कब की थी? आपको भी पता है, 1665 में ही सेल वॉल की डिस्कवरी की थी। तो फ्रेंड्स, कॉर्क सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, डेड प्लांट सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, टर्म सेल किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक। यानी कि आपको इतनी बातें हमने आपको बताया, आपकी एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी, जो कि बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। लिविंग सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो ध्यान समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एवी लिवनहॉक। यानी कि जो लिविंग सेल है फ्रेंड्स ना, इसको डिस्कवर किसने किया था? एवी लिवनहॉक ने डिस्कवर किया था। हाँ जी फ्रेंड्स, एक बात समझेंगे, बहुत इजी सिंपल सी बात है कि जो एवी लिवनहॉक ने, उन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप तैयार किया था, और उस वक्त का एडवांस माइक्रोस्कोप उनके पास था। ठीक है ना फ्रेंड्स, उस वक्त का क्या था? तो एडवांस माइक्रोस्कोप किसके पास था? तो एवी लिवनहॉक के साथ, जो एवी लिवनहॉक साहब हैं उनके पास था। यानी कि किसी और व्यक्ति के पास उतना तगड़ा माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है, जिससे क्या कर सके, तो वो किसी भी कंपोनेंट को देख सके। ठीक ना फ्रेंड्स, अब देखिएगा, डिस्कवर किया था, कब किया था? 1664 में। किससे डिस्कवर किया था फ्रेंड्स? तो आपको कहीं कहीं रेन वाटर भी दिख जाएगा और कहीं कहीं पॉन्ड वाटर भी दिख जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बात को समझिए। अगर आपको रेन वाटर दिखता है तो फ्रेंड्स वहां पे इसके लिए स्टेटमेंट हमने दिखे, देखिए, व्हेन ही एग्जामिन पॉन्ड वाटर, देखिए फ्रेंड्स, पॉन्ड वाटर इन माइक्रोस्कोप ही फाउंड एन ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज मूविंग एंड कॉल्ड देम एनिमलक्यूल। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब उन्होंने रेन वाटर को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, तो उनमें कुछ मूव करते हुए स्ट्रक्चर्स दिखे, कुछ मूव करते हुए स्ट्रक्चर्स दिखे, और जिसे उन्होंने क्या कहा दिया था? जिसे उन्होंने एनिमलक्यूल कहा था। फ्रेंड्स थोड़ा समझिए, रेन वाटर, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, गए पानी उठाए, पानी उठा करके स्लाइड पर रखा, स्लाइड पर रखा, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या थे फ्रेंड्स? ये स्ट्रक्चर थे सॉइल बैक्टीरिया। क्या था फ्रेंड्स? सॉइल बैक्टीरिया थे। और ये बात कब की है? तो ये बात है 1676 की। बात को समझेंगे, सॉइल बैक्टीरिया। लेकिन रॉबर्ट हुक को पता, सॉरी, एबी लियोनॉक्स आपको पता नहीं है, तो उन्होंने इसको क्या बोला था फ्रेंड्स? तो उन्होंने इसको सिंपल सा कहा था एनिमल क्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमल क्यूल कहा था। बात को देखिए, व्हेन एग्जामिन पॉन्ड वाटर, या रैन वाटर भी हो जाएगा, इन माइक्रोस्कोप he found an organism which was moving and called them animalcule. After a few moments later, Ehrenberg coined the term bacteria. यानी कि कुछ वक्त बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरनबर्ग, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरनबर्ग। वे एनिमल क्यूर की स्टडी करते हैं और उनको बाद में पता चलता है कि एक्चुअली वो क्या था? बैक्टीरिया था। यानी कि बैक्टीरिया जो टर्म है किसने दिया फ्रेंड्स? तो एरनबर्ग ने दिया था। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी बातें समझ में आएगी। होगी वंस अगेन रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग सेल की डिस्कवरी एवी लियोनहॉक ने की थी, ठीक है, 1664 या 76 में की थी। पॉन्ड वाटर भी हो सकता है, रेन वाटर भी हो सकता है। जनरली आपको किताब में पॉन्ड वाटर दिख जाएगा, लेकिन जो हायर किताबें होती है उसमें रेन वाटर दिया गया, ठीक ना फ्रेंड्स। ओके, उनका खुद का माइक्रोस्कोप था, तगड़ा माइक्रोस्कोप था, मतलब कि ज़्यादा पावर वाला था, और उन्होंने एनिमल क्यूल टर्म दिया और बाद में एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म दिया। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चले, अब देखिए, अगर बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेल्स की, टाइप ऑफ सेल्स की, यानी कि सेल्स के कितने टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं, तो सेल कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड? तो आपके सेल के टाइप होते हैं दो, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना, सबसे पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल का, तो सिंपल सा एक बात समझेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। थोड़ा सा एक बात को समझिए, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक ना। अब देखिए, जो प्रो है आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, प्रो प्लस कैरियन, प्रो प्लस कैरियन। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या अनडेवलप्ड, प्रिमिटिव, ठीक ना, या इसको हम कहते हैं अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड। और कैरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियस, ठीक ना। यानी कि सिंपल से एक बात समझिए, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है द सेल विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी कि वैसा सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? द सेल हैविंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस is called
प्रोकैरियोटिक सेल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और हाँ, ध्यान रखेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा ना ये प्रोकैरियोटिक सेल, उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। तो सो दैट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या नहीं पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, यानी किसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, तो सिंपल सा आप समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ट्रू नहीं होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी कि अगर आप उसको एग्जामिन करोगे ना सेल को, तो उसमें आपको कोई भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड स्ट्रक्चर दिखेगा ही नहीं दिखेगा, ठीक ना, समझिएगा। देखिए, कह रहे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सब देखेंगे। तो सब लोग देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मेंशन बिलो, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे दे लेक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसका जो ये न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? जैसे कि जस्ट अभी हमने आपको बताया कि ये अनडेवलप्ड होता है, तो अनडेवलप्ड होता है यानी कि उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम्स आर एब्सेंट, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है फ्रेंड्स? तो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यानी कि पाया ही नहीं जाता है। अब कहाँ पर पाया जाता है इसको देखेंगे, लेकिन एक बात आती है कि इसमें क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें सिंपल सा देखेंगे, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन द सिंगल क्रोमोसोम। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं ना, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, यानी कि इसका जो डीएनए होता है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, द हिस्टोन प्रोटीन, द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर लैकिंग इन देम। फ्रेंड्स एक और बात, अगर हम बात करते हैं ना प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का बना होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनिल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अब बोलेंगे सर ये राइबोसोम पाया जाता है तो क्यों पाया जाता है, तो आपको बता दें, जो राइबोसोम होता है ना वो क्या होता है फ्रेंड्स? मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, यानी कि राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन को सराउंडेड नहीं रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या कर रही है? प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी यही कर रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड कोई स्ट्रक्चर पाया ही नहीं जाता है, इसलिए आप देख पा रहे हो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक ना फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। The plasma membrane acts as the mitochondrial membrane carrying respiratory enzyme. It is called mesosome. अब देखिए फ्रेंड्स, मेजोसोम क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, जैसे देखिए आप देख रहे हैं ऐसे, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया हो गया ना, अब देखिए क्या होता है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर की ओर ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं मेजोसोम। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसी को हम लोग कहते हैं मेजोसोम, यानी सेल मेम्ब्रेन का जो इंटरनल फोल्ड होता है उसको हम लोग मेजोसोम कहते हैं। अब इस मेजोसोम में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इस मेजोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन करता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेजोसोम करता है। आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन मेजोसोम करता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया act by mesosome. I hope you all and everyone understand this point, ठीक ना फ्रेंड्स। ओके, they divide asexually by binary fission. The sexual mode of reproduction involves conjugation. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली कहा जा रहा है कि इनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए देखेंगे, एक क्या है, ये अमीबा है, ये इसका बॉडी दो हिस्सों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल का। लेकिन सेक्सुअल की बात करेंगे तो कंजुगेशन होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब कंजुगेशन में क्या होता है?
कि दो ऑर्गेनिज्म पास आते हैं और न्यूक्लियस की अदला बदली कर लेते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियस की अदला बदली कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं। अब कंजुगेशन के बारे में आपको हायर क्लासेस में डिटेल में जानने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे लिखा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्यों लिखा है फ्रेंड्स? तो देखिएगा, बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोट्स है। क्या फ्रेंड्स? एक प्रोकैरियोट्स है। अब ये प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या हुआ? तो प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब होता है कि बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, बैक्टीरिया किसका बना होता है फ्रेंड्स? प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। आपको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना, ठीक ना। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिएगा क्या आपको कहीं न्यूक्लियस दिख रहा है क्या, जो कंप्लीट डेवलप हो? नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें जो डीएनए होता है वो ऐसे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियोइड कहते हैं। जैसा कि जस्ट हमने आपको मेजोसोम बताया था ना, आप देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यही मेजोसोम जो अंदर की ओर फोल्ड है। फिर हमने आपको बताया था कि राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, ये नहीं बताया था हमने। तो फ्रेंड्स इसमें एक फ्लैजिला होता है, जिससे बैक्टीरिया क्या करता है? स्विम करता है। बैक्टीरिया स्विम करता है, फ्लैजिला के द्वारा बैक्टीरिया स्विम करता है। अब आप देखिएगा अब इधर सामने देखेंगे आप, दूसरे डायग्राम को देखते हैं ना, तो दूसरे डायग्राम में आपको थोड़ा सा कुछ चेंजिंग दिख रही है ना, पाइली। तो देखिएगा, इसमें हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग पाइली कहते हैं। अब पाइली क्या करता है? तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच होने में, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अटैच होने में इसको मदद करता है। एक एक करके जितने भी आपको इसमें लेवलिंग दिख रही है, हर एक बात को बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देखिएगा, ये कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फिर वो डीएनए है, न्यूक्लियोइड है, मेजोसोम है, राइबोसोम है। इतनी आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो बैक्टीरिया होता है ना, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, यानी क्रोमोजोमल से हट करके, तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। यानी कि फ्रेंड्स, जो प्लाज्मिड डीएनए क्या है? तो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, जनरली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल का मतलब क्या होता है समझिए। इसका जो ये न्यूक्लियोइड है ना, ये आपको दिख रहा है, जो डीएनए दिख रहा है ना, ये डीएनए से हट करके, डीएनए से अलग क्या होता है? तो एक डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स है उसको बारी बारी करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, तो बाहर क्या था? कैप्सूल था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल होता क्या है? तो देखिएगा, इट इज एन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल्स। यानी बैक्टीरिया जो होता है, उसके जो बॉडी होता है, उसके बाहर एक कवरिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। In addition to cell wall, it helps in moisture retention, protect the cell wall, and help in the attachment of cell to nutrients and surfaces. यानी कि फ्रेंड्स समझेंगे, जो ये कैप्सूल है उसका फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोटेक्शन करता है, फिर न्यूट्रिएंट्स जो है और क्या है, तो किसी सरफेसेस को उनको अटैच होना है, तो कैप्सूल के द्वारा ही अटैच होते हैं। ठीक है, और एक और फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, उसके बाद कैप्सूल है, ये क्या कर देता है? उसको एसोसिएटेड रहता है, उससे जुड़ा रहता है। क्या रहता है फ्रेंड? उससे जुड़ा रहता है और उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये सेल वॉल के एडिशनल होता है, सेल वॉल के एडिशनल होता है, जो कि यहाँ पे इन एडिशन टू द सेल वॉल। सो आपसे पूछे जाए व्हाट इज कैप्सूल? इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया सेल एंड इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया। ठीक ना। फिर उसके बाद सेल वॉल है, तो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच गिव्स शेप टू द सेल। यानी कि फ्रेंड्स, ये आउटर मोस्ट होते हैं, यानी कैप्सूल के जस्ट बाद होते हैं ना। कैप्सूल के जस्ट बाद पाया जाना एक आउटर मोस्ट क्या है? लेयर है। क्या फ्रेंड्स? लेयर है, जो कि क्या करते हैं? सेल को शेप देने का प्रयास करते हैं, यानी कि सेल को एक डिफाइन शेप देते हैं। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जो कि फ्रेंड्स बहुत बहुत क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद है, आपको याद हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको भी पता है कि जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एंजाइम, सॉल्ट, सेल ऑर्गेनेल्स एंड इज अ जेल लाइक कंपोनेंट। सो फ्रेंड्स, ये जेल के जैसे सब क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक ना फ्रेंड्स, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा सेल मेम्ब्रेन। अब ये आखिर ये सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन को आगे चलकर उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। दिस लेयर सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंस इन द सेल। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा,
ये सेल के अंदर किसी कंपोनेंट को जाना है या किसी पदार्थ को जाना है, किसी मेटर को जाना है या सेल से बाहर जाना है, अंदर आना है या बाहर जाना है, ये किसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको रेगुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेल वॉल के जस्ट बाद पाया जाता है और क्या करता है फ्रेंड्स? तो ये साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है, यानी कि देख रहे हो, यानी कि इसके बाहर ये जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया ना, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? साइटोप्लाज्म होता है, तो उसको कवर करने का काम करता है, ठीक ना। और क्या करता है? एग्जिट होना है या इंटर करना है, एग्जिट होना है या इंटर करना है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स पाइली, जो कि हमने बताया था। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ दैट अटैच टू सरफेस ऑफ अदर बैक्टीरियल सेल, यानी कि कोई दूसरा बैक्टीरिया है और उसके सरफेस से अटैच होना है। तो फ्रेंड्स इसमें ही जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पाइली कर रहे हैं ना, उससे क्या होता है? वो सरफेस जाकर के अटैच होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि देख लो, जैसे कि मान लो बैक्टीरिया हो गया, अब ये उसका पाइली हो गया, ठीक है ना, पाइली हो गया। इससे फिर एक बैक्टीरिया आएगा और पाइली के द्वारा ही क्या करें? तो उसमें जाकर के ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स, flagella. These are long structure in the form of a weave that help in the locomotion of a cell. So friends क्या है? तो जो फ्लैजिला होता है ना, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं, लंबी पूंछ के टेल के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? टेल के जैसे होते हैं। और जो कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको लोकोमोशन में, कहने का मतलब कि बैक्टीरिया को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसके द्वारा जाएगा फ्रेंड्स? तो वो जाएगा फ्लैजिला के द्वारा, या हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिलिया, सिलिया या फ्लैजिला के द्वारा जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा राइबोसोम, जो कि हमने बता दिया, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम पाया जाता है फ्रेंड्स? तो हमने आपको बताया था 70 राइबोसोम पाया जाता है, जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है? तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, उसमें ये पार्टिसिपेट करता है फ्रेंड्स। तो राइबोसोम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल करके। फिलहाल देखिएगा प्लाज्मिड, जो कि हमने आपको बताया था, प्लाज्मिड नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोम से हट करके होता है। दीज आर नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा ना, उसमें इस डीएनए का कोई फंक्शन होता ही नहीं है, इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अब एक बात देखिएगा, अब न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? न्यूक्लियोइड रीजन होते हैं। अब यही जो न्यूक्लियोइड रीजन है फ्रेंड्स, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोइड यानी कि इनकम्प्लीट न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड रीजन क्या है? देखिएगा, इट इज द रीजन इन द साइटोप्लाज्म वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, यानी कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है जहां पर प्रेजेंट होता है, जिस जगह पर प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में जो भी थोड़ा सा डिस्कस करना था कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल आर द सेल दैट कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक ना फ्रेंड्स। यानी कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेल्स होते हैं। बात को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिएगा, ये यूकैरियोट हो गया, यूकैरियोटिक। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, तो आपको ये ऐसे यू प्लस कैरियन टूट जाएगा, यू प्लस कैरियन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यू का मतलब क्या होता है? तो यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रू। और कैरियन का जस्ट आपको पता ही है, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करेंगे? द सेल हैविंग ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस is called यूकैरियोटिक सेल। बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है कि वैसा सेल जिसमें टू न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि क्या क्या यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर्टीज होती है, एक और बात ध्यान सुनिए। जिस ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं, ठीक ना। ओके, अब देखिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो है आपको जानना है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, आपको भी पता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया,
लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब इसमें पाया जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर अभी हम जिसने बोला है ना, इसको आगे हमको डिटेल में डिस्कस करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया है कि इसका जो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, डबल स्टैंडर्ड होता है। और कैसा होता है, तो लीनियर होता है। डबल स्टैंडर्ड और लीनियर होता है। डीएनए कंटेंट हिस्टोन प्रोटीन, यानी इसका जो डीएनए होता है ना फ्रेंड्स, उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बीच में डिफरेंस है, देख लेते हैं। सेल में इन्वेलप सिस्टम नहीं पाया जाता है, सेल में इन्वेलप सिस्टम नहीं होता है। सेल हैज टू इन्वेलप सिस्टम, ठीक ना। अब देखिए सेल वॉल क्या होता है, अगर प्रेजेंट है तो किसका बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है। यानी कि देखिएगा बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन का बना होता है। अब देखिए सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन द केस ऑफ प्लांट। यानी कि अगर यूकैरियोटिक में प्लांट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अगर सेल वॉल है ना, वो प्लांट में तो सेल वॉल होता ही है, तो किसका बना होगा, तो इसका जो सेल वॉल बना होगा वो बना होगा सेलुलोज का। किसका फ्रेंड्स, सेलुलोज का। और टिपिकल न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए इज लोकेटेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म होता है, जबकि यहाँ पे डीएनए बीच में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और प्लास्टिड के अंदर होता है, ठीक है। डीएनए इज सर्कुलर, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, सर्कुलर होता है। लेकिन वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसका जो डीएनए होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, लीनियर होता है। आप देखिए कि इसमें 70 राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 80 राइबोसोम पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी इसको हिंदी में कोशिका सिद्धांत कहते हैं, या आप इसे सेल प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट, स्लाइडेन और स्वान। तो फ्रेंड्स एक बात आपको बता दें कि ये जो स्वान साहब थे ना, ये जर्मन बोटनिस्ट थे फ्रेंड्स। क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे। और स्वान साहब है ना, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, यानी कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। यानी कि ये जर्मन बोटनिस्ट थे और ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। यानी कि 18 और 13, 1838, 1839 इसमें इन्होंने क्या किया, तो मिल करके एक थियरी को प्रपोज कर दी जिससे जो रिलेटेड था सेल से, तो सेल थ्योरी बोलेंगे। अब इसमें क्या कहा गया, तो देखिएगा जो स्लाइडेन साहब ने देखिए क्या कहा था। स्लाइडेन साहब का कहना था कि प्लांट सेल के बने होते हैं और स्वान साहब का कहना था कि एनिमल सेल के बने होते हैं। तो दोनों ने मिलकर के एक स्टेटमेंट दे दिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और एक पॉइंट तो आपको पता ही है कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि इन्होंने सेल थ्योरी में 2 पॉइंट दिया। क्या आपको एक बात समझेंगे, क्या आपको इस सेल थ्योरी में कहीं ऐसी बातें पता चल रही हैं कि सेल कैसे ओरिजिनेट हुआ, नहीं ना। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, दिस सेल थ्योरी was unable to define how new cell originate। यानी कि ये जो सेल थ्योरी है इस बात को डिफाइन नहीं कर पाया कि जो नए सेल्स होते हैं ओरिजिनेट कैसे होते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को, जिसको देखिएगा मॉडर्न सेल थ्योरी आ गया। रुडोल्फ विर्को बात कब की, 1855 की, 1855 की। गिव द स्टेटमेंट ओमनीसेलुलर एसेलुलर, दैट इट्स मीन ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। यानी कि 1855 में रुडोल्फ विर्को ने क्या किया था, तो रुडोल्फ विर्को ने एक स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट का क्या कहना था, ओमनीसेलुलर एसेलुलर। यानी कि जो सेल एपियर हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं या कहीं अपने आप नहीं बन रहे हैं, जबकि पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे ही डिवाइड होकर के दूसरे सेल्स बन रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिव द स्टेटमेंट ओमनीसेलुलर एसेलुलर, ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स। यानी कि जितने भी सेल्स बनते हैं नए वाले, वो पुराने सेल से ही क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको याद रखेंगे। अब इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो मॉडर्न सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स, स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और तीसरा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि पहले से उपस्थित सेल से क्या होते हैं,
जनरेट होते हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो इसका पहला पॉइंट होता है सेल इज a structural and functional unit of life, यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सेल्स। और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि ऑल सेल्स arises from pre existing सेल्स, यानी कि जो भी सेल अपियर होते हैं वो पहले से जो प्रेजेंट सेल होने से अपियर होते हैं। ये तीनों पॉइंट्स किसके हैं? तो मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉइंट्स है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वायरस जो होता है ना वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। वैसे ही ह्यूमन आरबीसी भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, और वैसे ही सिव ट्यूब भी जो फ्लोएम में पाया जाता है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि अगर आरबीसी ये वायरस की बात करेंगे तो इसमें प्रोटीन और आरएनए होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता नहीं है। सो दैट ये क्या है? सेल फॉलो नहीं करेगा। आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। आई होप कि इतनी बातें आपको इस क्लास में समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करेंगे। और आप इसी प्रकार अगर आप क्या करते हैं कि हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब क्या होने वाली है, आपका कंप्लीट सिलेबस को कराया जाने वाला है। चाहे आपका 9th क्लास का सिलेबस हो, चाहे 10th क्लास का सिलेबस हो, कंप्लीट आपको सिलेबस दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल ही आसान से भाषा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।